गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग भारत की खोज के अंतर्गत पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। आज हम लोग पढ़ेंगे महाभारत। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने दो महाकाव्यों की चर्चा की थी, एक रामायण और दूसरा महाभारत। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं। आप इस देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको रामायण की कथाएं और महाभारत की कथाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही चर्चित महाकाव्य है, दोनों ही चर्चित महाकाव्य हैं। इसकी कहानियाँ घर घर में सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं और लोग इससे बहुत प्रेम करते हैं, दोनों ही महाकाव्य से। परंतु महाभारत का दर्जा विश्व के श्रेष्ठतम रचनाओं में है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा अगर किसी का महत्व है तो वह है कौन? महाभारत। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। अगर आप देखेंगे तो इसमें राजनीति की जो घटनाएं घटी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बड़े ही अच्छे रूप में, माने उत्कृष्ट रूप में दिखाई देती हैं। सामाजिक संस्थाएं कैसी थी, राजनीतिक संस्थाएं कैसी थी, सब कुछ हमें महाभारत में देखने को मिलता है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे कि जो बाहर से लोग आए, हम लोग सभी जानते हैं कि चाहे हम कहीं भी चले जाएं, हम अपना रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज साथ लेकर जाते हैं। मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर मैं अपने रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन लेकर आया हूँ। अगर मैं यहाँ से अमेरिका, ब्रिटेन कहीं भी चला जाऊँ, मैं अपने रहन सहन, रीति रिवाज और खान पान को, अपनी संस्कृति को लेकर जाऊंगा, मैं उसका वहन करूंगा। तो जो लोग भी आए वे अपने रीति रिवाज साथ में लाए। इनमें बहुत से रीति रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। अब सामान्य सी बात है, इस देश में ही आप विभिन्न भागों में चले जाइए, आप चाहे पश्चिम बंगाल में जाइए, चाहे बिहार में जाइए, चाहे आप तमिलनाडु चले जाइए, चाहे आंध्र प्रदेश चले जाइए, कहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं भी चले जाइए, आपको वहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लोगों के अपने अपने रहन सहन होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। तो क्या होता है, उससे एक घालमेल की स्थिति, जब दूसरा वहां पहुंचता है तो घालमेल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था। जो आर्य थे उनमें स्त्रियां जो थी उनमें अनेक विवाह का, बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इससे सबको समेटकर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। आप देखते हैं कि महाभारत में पांचाली, जिसे द्रौपदी कहा जाता है, पांचाली कहा जाता है, तो वहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि वह 5 पुरुषों से विवाह करती है, इसलिए उसे पंचपतिका भी कहा जाता है, पांचाली भी कहा जाता है।
और द्रौपदी भी कहा जाता है। वो द्रुपद की पुत्री थी इसलिए द्रौपदी, पांचाल नरेश की पुत्री थी इसलिए पांचाली। तो पहले ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। बाद में जब महाभारत की रचना हुई तो वहां हम लोग क्या देखते हैं, द्रौपदी का विवाह 5 पुरुषों से होता है। तो ये कहीं ना कहीं से बाहरी जो रीति रिवाज था उसके आगमन के फलस्वरूप ये चीजें यहाँ की संस्कृति में देखने को मिलने लगा। और ये सारी चीजें घुल मिलकर क्या हुई, आज जो आधुनिक हिंदू धर्म है उसका वह रूप हमें देखने को मिलता है। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। परम सत्य है कि सत्य पर किसी का भी एकाधिकार नहीं हो सकता, न हुआ है न होगा। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, होते हैं। इसलिए सब तरह से अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया, कि जो विरोधी विचार थे उसको भी सहन किया गया, उसको भी मान्यता दी गई कि हाँ सत्य के रूप अलग अलग हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। मैं यहाँ से अगर देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, खेत दिखाई दे रहे हैं, तालाब दिखाई दे रहा है, जो खिड़की से मुझे दिखाई दे रहा है, तो मुझे बाहर खेत दिखाई दे रहे हैं, तालाब दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है। कोई कह सकता है कि नहीं मुझे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, मुझे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो सत्य के कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, विरोधी विचारों को भी मान्यता मिलनी चाहिए, उन पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम लोगों ने विरोधी विचारों को भी ग्रहण किया और इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारे सामने उपस्थित हुई। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। ये कहानी आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा, सुना होगा कि हमारे देश का नाम किसके नाम पर पड़ा, भरत के नाम पर पड़ा। महाराज भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त। हम लोग जानते हैं कि भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत, इंग्लिश में कहे तो इंडिया। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो एक नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश। किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। यानी जो विंध्याचल पर्वत है, जो भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण, बस वहीं तक फैला था आर्यावर्त। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। यह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज लगाया गया कि यह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, महाभारत में हम लोग प्राचीन जो हमारा इतिहास था, जो हमारी संस्कृति थी, उसमें किस तरह के मेल मिलाप हुए, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस तरह का सामाजिक ताना बाना था, ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलती हैं। शेष हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं और पढ़ते हैं भारत की खोज के अंतर्गत महाभारत।